Hello everyone and welcome to my YouTube channel Finance Guardian। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आपको निवेश करना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे तरीके और बहुत सारे रीजंस कि इन्वेस्टमेंट्स अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि किसी को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो उससे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि गोल अचीवमेंट, यानी कि आपको कुछ लक्ष्य है आपके जो आपको अचीव करना है। उस लक्ष्य में आप कह सकते हैं कि मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे घर खरीदना है, या फिर कार खरीदनी है, वगैरह वगैरह। दूसरा एक कारण हो सकता है कि आपको रिटायरमेंट हो गया या फिर किसी इमरजेंसी के लिए कॉर्पस होनी चाहिए। जैसे उम्र के साथ साथ आपकी बॉडी जवाब देने लगेगी, आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। उस दिन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि इन्फ्लेशन। इतनी महंगाई बढ़ रही है आज की डेट में। जो चीज 10 साल पहले मान लीजिए 3 रुपए की थी, आज वो 15-20 रुपए की हो चुकी है। एक एक स्कूटी जो 50,000 की आती थी 2010-2008 में, आज वो 1 लाख की आती है। इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, 10-20 साल डाउन द लाइन आपको पता है कि प्राइसेस हर चीज की बढ़ने वाली है। और एक रीजन है वेल्थ क्रिएशन। आपको एक धन जमा करना है इवेंचुअली। होता है कि आपने ना नौकरी कर ली, सब चीज कर लिया है। अब नौकरी करते समय आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, आपको पैसा भी कमाना है, और अब वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा लागत लगा के वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। और आखिरी रीजन है पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम क्या होता है कि जिसमें रिटायरमेंट के बाद में ना आपके पास कोई नौकरी रहेगी, ना तो फिर आपका कोई इनकम का सीधा सीधा जरिया नहीं रहेगा। उस टाइम में जो आपने 20-30 साल पहले से जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, उसके थ्रू जो रिटर्न्स आएंगे, उसे हम लोग पैसिव इनकम के हिसाब से वो आने के लिए, पैसिव इनकम्स आने के लिए हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सोच लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है हाथ में आज की डेट में, और आप उस पैसे का कुछ नहीं करते हैं। आप बस उसको ऐसे कैसे अपने घर में रख रहे हैं, या अपने कबर्ड में रख दे रहे हैं ऐसे कैसे है। और हम लोग पकड़ते हैं कि 8% का इन्फ्लेशन है। तो आज जो पैसा आपके हाथ में 1 लाख रुपए है, वो अगले साल उसकी कीमत जो है 92,000 हो जाएगी। 2 साल के बाद 84,000 हो जाएगी। ऐसे करते करते अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो 8 साल के बाद वही जो 1 लाख रुपए हम लोग के हाथ में आज है, वो 8 साल के बाद लगभग 51,000, मतलब लगभग 50,000, 51,000 ही हो जाएंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स जरूरी है हम लोग के लिए। अब बात तो हुई कि इन्वेस्टमेंट्स को करना चाहिए, लेकिन कौन से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी आइडियाज है, क्या पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है, क्या इन्वेस्टमेंट्स है जो हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह आप पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसे हम लोग बोलते हैं। शेयर मार्केट आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद में, या फिर पैंडेमिक ड्यूरिंग पैंडेमिक जो कोविड हुआ था, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक अच्छा है, यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं, 12%, 15%, या फिर उससे ज्यादा भी मिलते हैं अगर आपको उसकी आइडिया है तो। स्टॉक मार्केट नहीं तो फिर दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी लगभग स्टॉक मार्केट जैसे ही है। फर्क इतना है कि म्यूचुअल फंड्स में आप डायरेक्ट स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड ये अपना एक किसी बैंक का, किसी म्यूचुअल फंड हाउस का होता है, जो मल्टीपल स्टॉक्स में आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। तो आपको उतना एक्टिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तीसरा है जो वेरी ट्रेडिशनल है, फिक्स डिपॉजिट्स, जिसे हम लोग सावध जमा बोलते हैं। दे बेसिकली होता ये है कि हम लोग ने देखा है, हम लोग के पापा दादा कहते रहते हैं कि बेटा जाके बैंक में एफडी करा ले पैसे का। क्योंकि उन्होंने बहुत ट्रेडिशनली यही देखा है कि हम लोग 1 लाख रुपए या फिर जो भी कुछ बड़ा मोटा रकम आता है, तो वो लोग बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं। तो वो एक तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे आप एक फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स मतलब कि महीने में आपके कुछ पैसे कटेंगे। एक फिक्स डिपॉजिट जैसा ही होता है, पर फिक्स डिपॉजिट में होता है कि आपके पास जो मोटा रकम होती है, लमसम होती है, वो एक साथ में आप डाल देते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में।
रिकरिंग डिपॉजिट में भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इतने 2 साल, 1 साल या 5 साल के लिए होता है, लेकिन वो महीने के महीने पैसे कटेंगे आपके। और एक ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि। ये पीपीएफ है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आता है और अ, काफी पॉपुलर भी है। जब लोग अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, नहीं सारे एक जगह पे पैसे नहीं लगाए, तब पीपीएफ बहुत। और एक है नेशनल पेंशन की, एनपीएस जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय पेंशन योजना। मोस्टली जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप साल के 50,000 रुपए अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बेसिक सैलरी के 10% पर महीने के हिसाब से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट का है। इसके थ्रू आप अच्छा खासा मोटा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक है जो है लैंड इन्वेस्टमेंट, भूमि निवेश जिसे बोलते हैं हम लोग। लैंड खरीदना, रेसिडेंशियल लैंड हो गया, कमर्शियल लैंड हो गया, ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर बात करेंगे ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट या बाकी सारे के कंपेयर में, लैंड इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे रिटर्न्स है। इसमें मतलब एक ही ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि जिसमें आपको थोड़ी जो रकम है थोड़ी ज्यादा लगती है कंपेरेटिवली, और आपको थोड़ा केयरफुल रिसर्च करना होता है कि कहाँ पे जमीन खरीदना है या फिर कहाँ पे कुछ एरिया खरीदना है। आ, अगर आज आज की डेट में देखेंगे तो हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को जमीन, घर कंस्ट्रक्ट करने हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है। तो अगर आपने कहीं लैंड इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो डाउन द लाइन कुछ सालों के बाद में उसके बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि लैंड इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एज ऑफ टुडे। स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न्स लैंड इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली रिसर्च करके लैंड खरीद के इन्वेस्ट किया है। और एक जो बहुत ट्रेडिशनल है वो है चिट फंड्स, जिसमें आई थिंक आपने देखा होगा घर में कि बहुत सारे लेडीज लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं चिट फंड्स में। चिट फंड्स भी एक ऐसा है कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पुराना है, बाकी अभी नए प्लेटफॉर्म्स है, नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज है जो बहुत बेटर है कंपेयर टू चिट फंड्स, लेकिन चिट फंड भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया जा सकता है। अब मैं आपको एक सिनारियो बताता हूँ इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का। मान लीजिए कि आप 22 साल के हैं और आपने नई अभी भी नौकरी शुरू की है, और आपकी तनख्वाह या फिर आपकी सैलरी जो है 30,000 रुपए है पर मंथ, और आपको पता है कि 30,000 रुपए सैलरी में कुछ होगा नहीं, या फिर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट जरूरतें है नहीं 22 साल के लड़के की। आपने रेंट पे ले रखा है घर, आपकी कोई फैमिली की डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप डिसाइड करते हैं कि क्योंकि मैं अभी यंग हूँ, मुझे ज्यादा सेविंग्स का इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन आप एक सोचते हैं कि मेरे को 5,000 रुपए महीने के अपनी सैलरी से इन्वेस्ट करना। 5,000 रुपए कुछ भी हो जाए मैं अपने सैलरी से इन्वेस्ट करूंगा। यही 5,000 आप अगर महीने के इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे एट द एज ऑफ 22, तो हम लोग एक एक अंदाजा लगाते हैं, एक हिसाब लगाते हैं कि उस 5,000 पर महीने के हिसाब से सर्टन इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो है, जो हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया है, उसके हिसाब से कैसे रिटर्न्स मिलेंगे आप। तो देखिए, अभी सबसे पहला है कि मान लीजिए कि आप 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स में जो मंथली करना है तो उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी में आप मंथली रिटर्न्स करेंगे। एसआईपी के बारे में मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी। अगर आप ये करते हैं और आप मान लीजिए आपने एसआईपी करके रखा है 5,000 रुपए महीने का, और आप बस 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। देखिए, एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स आपको 10% भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, और 18 भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है अगर आपकी रिसर्च तगड़ी है तो। पर हम लोग एक एवरेज में 12% रिटर्न पकड़ रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि यही जो पैसा है 5,000 रुपए पर मंथ, हम लोग 30 साल के लिए लगाएंगे। इस आपके आपकी लाइफस्टाइल पे इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। 5,000 रुपए मतलब कुछ भी नहीं है आपकी सैलरी से कट होगा। यही जो इन्वेस्टमेंट है आपका, 30 के बाद आपका इन्वेस्टमेंट 18 लाख का होगा, पर इसके जो रिटर्न्स आएंगे, इसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 1.75 करोड़, 12% के हिसाब से। मतलब आपने 30 साल में 18 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन आपको 1.75 करोड़ मिलेंगे। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत अच्छी खासी रकम है ये। और एक आइडिया देखते हैं कि मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में रिटर्न करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट, कोई भी एक फंड चूज करते हैं या फिर शेयर चूज करते हैं आप,
रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, या फिर कोई भी छोटा मोटा फंड जिसमें आपको थोड़ा रिसर्च करके पता है कि इसमें पोटेंशियल है या फिर ये कंपनी लंबी चलेगी। और अगर हम लोग ये मानते हैं कि 5,000 रुपए पर मंथ, आपके पास शुरू में कोई पैसा है नहीं और आपने 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो इसमें भी आपको लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसमें भी मैंने 12% रिटर्न का ही किया है। आप अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे तो आपको पता है कि अदानी की शेयर्स या फिर रिलायंस या फिर टीसीएस हो गया, बहुत सारी शेयर्स ऐसी है जिसमें पैसा 2 या 3 साल में डबल या फिर 5 साल में डबल हो जाता है। और कुछ कुछ शेयर्स ऐसे भी है जहां पे आपने इन्वेस्ट करा है पर आपने रिसर्च नहीं की, तो पैसा उसमें जीरो भी हो जाता है या फिर शेयर डीलिस्ट भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको रिसर्च करना जरूरी है। और एक सिनारियो है कि हम लोग अगर आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट जिसके हम लोग कर रहे थे पर महीना 5,000 रुपए, इसमें आप अगर 5,000 रुपए पर महीना, आज की डेट में आरडी के रेट जो रिकरिंग डिपॉजिट के रेट है वो 6.5% है, और हम लोग अगर 10 साल के लिए इसको करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख का होगा, आपके रिटर्न्स 8,44,000। इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा लगाना है और आपको इतना क्लैरिटी नहीं है शुरुआत में, तो रिकरिंग डिपॉजिट भी एक अच्छा खासा ऑप्शन है। और एक हम लोग करते हैं कि मान लीजिए नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू जो अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ लगाते हैं, ठीक है। अब नेशनल पेंशन स्कीम का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका है रिटर्न का, या फिर कैसे नेशनल पेंशन स्कीम का नेशनल पेंशन स्कीम काम करता है, वो उसका भी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा आराम से कि कैसे वो वर्क करता है। पर अभी के लिए सोचिए कि आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एज 22 साल की है और आप बस 8% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पे। आपको आपके टेन्योर के बाद, बेसिकली ये टेन्योर जो होता है एट द एज ऑफ 60 आपको मिलता है, जब आप या तो रिटायर हो रहे हैं या फिर 60-60 साल के हो जाएंगे तब। तब देखिए आपकी आपने इन्वेस्टमेंट लगभग 22 लाख 23 लाख का किया है, 22,80,000, और आपका जो वेल्थ क्रिएट हुआ है पेंशन में, इसे एक्चुअली बेसिकली पेंशन ही बोला जाता है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं जॉब से तो आपको जैसे पेंशन मिलती थी पहले पुराने जमाने में गवर्नमेंट की जॉब में, वैसे एक पेंशन वेल्थ के हिसाब से आपको लगभग 1.4 करोड़, 1,48,00,000 रुपए मिलेंगे। अब इसमें से आपको जब आप रिटायर होंगे तो लमसम के हिसाब से लगभग 90 लाख रुपए आपके हाथ में कैश मिलेगा, और बाकी बचा पैसा जिस बैंक के थ्रू आपने एनपीएस किया है उसमें डिपॉजिट हो जाएगा और उसमें आपको मंथली पेंशन मिल के जाएगा। इन इस केस में आपको मंथली 29,000 रुपए, 29,000 रुपीज पर मंथ पेंशन मिलेगा। अभी इतने सारे ऑप्शन है, मैंने एक और ऑप्शन डिस्कस नहीं किया है जो है लैंड इन्वेस्टमेंट। अब लैंड इन्वेस्टमेंट्स में पर्टिकुलर कोई रिटर्न्स फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे दोस्त ने 2014 में एक जमीन खरीदी थी 2,000 स्क्वायर फीट की, एक टीयर 2 सिटी में। वो जब उसने खरीदी थी 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदी थी, और आज की डेट में मतलब 2014 से लेके 2022 मतलब 8 साल में उसी जमीन का जो रेट चल रहा है अभी, जो उसने 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदी थी, उसकी आज का जो रेट चल रहा है वो है 2,300 रुपीज पर स्क्वायर फीट। मतलब उसने 8 साल में अपना पैसा चौगुना कर दिया, उसको 4 टाइम्स रिटर्न मिला है जस्ट 8 साल। तो अब ये इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा निवेश आपको चूज करना चाहिए, इसमें आपको मैं एक एग्जांपल दिया हूं कि जो रिटर्न्स का हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, जो इन्वेस्टमेंट्स की डिस्कस की है उसके हिसाब से कौन से करने चाहिए। अगर आप एक डायरेक्ट इक्विटी, जिसे हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट बोलते थे, अगर आप वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये एक एक्टिव टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रिटर्न्स का पोटेंशियल बहुत हाई है, और इन्फ्लेशन ये इजीली बीट करेगा, लेकिन इसमें रिस्क नहीं है। जैसा मैंने बोला कि अगर आप अदानी, रिलायंस या फिर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जिसका स्ट्रॉन्ग मार्केट बेस है या फिर लार्ज कैप कंपनीज है और आपने रिसर्च करी है प्रॉपरली, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, ये इन्फ्लेशन भी बीट करेगा और इसमें रिस्क भी कम रहेगा। लेकिन उसी की जैसे अगर आप कोई और रैंडम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, कुछ आपको आइडिया नहीं है, तो उसमें आपके रिस्क हाई है, रिटर्न्स शायद हाई हो या फिर वेरी लो भी हो सकता है, या फिर इन्फ्लेशन वो बीट भी नहीं कर सकता। दूसरा हम लोग ने बात किया था म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड्स दोनों होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, पैसिव होता है। जैसा मैंने बोला मैं आपको डिटेल में बताऊंगा म्यूचुअल फंड्स को कैसे होते क्या है, म्यूचुअल फंड्स कैसे करते हैं, आपको कैसे चूज करना है। तो ये एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं बेसिकली। एक्टिव बोले तो जो फंड हाउस होता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस या फिर
यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउस या मिराई एसेट्स फंड हाउस, ने सुना होगा ना। ये फंड हाउस, उनके कुछ फंड्स होते हैं जिसे रेगुलर फंड्स बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स। वो अगर आप करेंगे तो वो एक्टिव फंड्स में जाते हैं। उसी की जगह पे आप अगर डायरेक्ट फंड्स भी यूज करते हैं या फिर इंडेक्स फंड्स में डालते हैं तो उसे पैसिव फंड्स बोला जाता है। इसमें क्या है, रिटर्न्स मॉडरेटली हाई रहता है, क्योंकि एक ये डायरेक्ट इक्विटी नहीं है, ये मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो इसमें मॉडरेटली हाई इन्फ्लेशन पोटेंशियल रहता है रिटर्न का, और ये इजीली इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप शेयर मार्केट में डेली डेली लॉग इन करें, शेयर को न्यूज पढ़े या फिर ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है, पर मेरे हिसाब से वो शेयर मार्केट से कम रिस्क इन्वॉल्व है। तीसरा में बात कर रहे थे कि फिक्स डिपॉजिट्स का। फिक्स डिपॉजिट्स पूरा पैसिव है, आपने पैसा लगा दिया, अपने 2-3 साल के लिए आपका पैसा चला जाएगा बैंक में। इसमें रिटर्न इतने नहीं है, मॉडरेटली लो है, 7% देता है मैक्स टू मैक्स कोई भी बैंक आज की डेट में, या फिर 7.25 जो डीबीएस बैंक दे रहा है। पर इसमें ये पैसिव है, मॉडरेटली लो रिस्क रिटर्न पोटेंशियल है, लेकिन ये इन्फ्लेशन को इजी बीट करेगा, और इसमें रिस्क भी कोई नहीं है। वैसे ही रिकरिंग डिपॉजिट हो गया और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दोनों पैसिव है, दोनों की रिटर्न पोटेंशियल, जैसे कि अब रिकरिंग डिपॉजिट के पोटेंशियल तो मॉडरेटली लो है, और जो उसका इन्फ्लेशन टू बीट है वो भी लो है, क्योंकि हम लोग ने देखा है 6% 7% का रिटर्न देता है। 6% 7% आज की डेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल ही 8% का ले रहे हैं। पर इसमें रिस्क नहीं है, मतलब कि अगर आपने 4 जगह पैसे लगा के रखे हैं, 4 में से अगर आप एक आपका तरीका रिकरिंग फंड्स है या फिर आरडी है, इसमें आपको रिस्क नहीं है, तब आप इजीली आपने इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न्स उतने नहीं है, लेकिन आपको रिस्क भी नहीं है, पीस ऑफ माइंड तो आपको एनी डे मिलेगा उसमें। पब्लिक फंड पैसिव है, इसमें रिटर्न्स तो हाई मिलते हैं, और इसमें इन्फ्लेशन शायद ना बीट करे, क्योंकि 8% 7% गवर्नमेंट रूल चेंज करता है तो कुछ ना कुछ और कम ज्यादा होता है, पर इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है। पीएफ एक चीज होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। वो तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी सैलरी से पैसा कटता है, कुछ कुछ 12% आपके पीएफ से, आपके बेसिक सैलरी के 12% आपके पीएफ में बाय डिफॉल्ट जमा होता है। ये अच्छा चीज है, क्योंकि आपका पैसा है, आपके सैलरी के 12%, और जो आप एम्प्लॉयर है उससे को भी इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा पीएफ में डालता है, तो इसमें आपको रिटर्न्स हाई मिलता है। ये ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, पर ये बाय डिफॉल्ट, अगर आप नौकरी जितने दिन करेंगे उतना दिन आपका पीएफ का कटता जाएगा, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है, आराम से मैनेज हो सकता है। एनपीएस ये दोनों एक्टिव है, पैसिव है। एक्टिव और पैसिव इसलिए है क्योंकि आप अपने हिसाब से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कंपनी के थ्रू आप नौकरी कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो भी आपको इसमें आइडिया देते हैं क्या क्या करना है। तो और इस रिटर्न्स मॉडरेटली हाई रहता है, इन्फ्लेशन भी ऑलमोस्ट मॉडरेटली बीट ही करता है ये, और रिस्क मॉडरेट है, इतना कुछ है नहीं रिस्क, लेकिन अच्छा खासा भी एक तरीका है। अभी सारा तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब क्या सोचना है, ये कौन सी चीजें हम लोग को कंसिडर करनी है फॉर इन्वेस्टिंग। सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी, आपने जो संगति की, आपने जो स्टार्ट किया है उसको रखना है, महीने का हो, क्वार्टर का हो, या फिर ईयरली हो, या फिर 6 हाफ क्वार्टर हाफ ईयरली हो, आपको कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इन्वेस्ट रखना ही है। दूसरा एक बात है कि हायर द रिटर्न्स हायर द रिस्क, जितना ज्यादा रिटर्न्स उतना अधिक जोखिम। आपने पैसा अगर नॉन ट्रस्टेबल चीजों में लगाया, जैसे कि आपने लोन दिया है किसी को, अपने दोस्त को या फिर अपने दोस्त के थ्रू किसी और को, उसमें आपको पैसा, क्योंकि ये बैंक के थ्रू नहीं है, आपका अनऑफिशियली है, तो आपको महीने के 2% मिल जाए या 3% मिले, लेकिन उसमें रिस्क भी है। अगर उसने आपका पैसा देने से इनकार कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। सेम स्टॉक मार्केट का भी है, अगर आपने स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाया, अगर आपने अच्छे शेयर्स में लगाया तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अगर आपने बुरे शेयर्स में लगाया तो आपको ये सोच के कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसमें रिस्क भी है, आपका पैसा भी जा सकता है। तीसरा चीज है कि देयर नेवर बीन अ, कभी कोई शॉर्टकट नहीं रहा। आप ये सोचिए भी मत कि आप किसी शॉर्टकट के तरीके से पैसा कमाएंगे। शॉर्टकट के तरीके से लंबे टाइम के लिए पैसा नहीं कमाया जाता है। पीस ऑफ माइंड के लिए तो आज की डेट में कोई शॉर्टकट नहीं रहा।
और एक पॉइंट है कि रिसर्च ओवर ईयर्स कहीं भी इन्वेस्टमेंट आप एफडी करिए, आरडी करिए, या फिर म्यूचुअल फंड जाइए, या स्टॉक में जाइए, या फिर जमीन खरीदिए, हर जगह पे आपको अपनी रिसर्च करनी है खुद। किसी ने कहा है कि यहाँ पे तुम पैसा लगा लो, यहाँ पे तुमको अच्छे खासे रिटर्न होंगे, ऐसे किसी के कहने से आप पैसा नहीं लगा सकता है। कि आपका पैसा है, आपका मेहनत का कमाई रहता है, उसको अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग रिसर्च करना ही होगा। इसी के साथ थैंक यू। ये मेरे पॉइंट्स थे जो मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताया है। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फाइनेंस गार्ड। मैं आगे भी बहुत सारी वीडियोस बनाते रहूंगा इन्वेस्टमेंट्स पे, स्टॉक मार्केट पे, लाइफ पे, मनी मैनेजमेंट पे, क्रिएशन पे, और बहुत सारी चीजें पे। थैंक यू।